तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने यूट्यूब चैनल आर एस ज्ञान संग्रह पर। तो फ्रेंड, अगर आप 10th क्लास के विद्यार्थी हैं और अगर आप अभी तक हिंदी व्याकरण में कुछ नहीं पढ़े हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा रामबाण साबित होने वाला है। क्योंकि अगर आप अभी तक हिंदी व्याकरण में कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो अगर आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देख लेते हैं तो जो आपका हिंदी व्याकरण का क्वेश्चन है जो आप अभी नहीं बना पाते हैं, आपका सारा क्वेश्चन बन जाएगा। और इसमें हम ऐसा शानदार ट्रिक के माध्यम से आपको बताएंगे कि आपको सिर्फ क्लास देखते ही आपको सारा याद हो जाएगा। ठीक है, और इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको स्क्रीन पर नंबर दिख रहा होगा या हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहां से आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको वहां पर पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपसे अनुरोध है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या क्या लिखा हुआ है कि आज आप लोग क्या क्या सीखेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहला हम लोग वर्ण को पहचानना सीखेंगे, वो भी ट्रिक के माध्यम से। जैसे कौन सा वर्ण स्वर होता है, कौन सा अंतःस्थ होता है, कौन सा उष्ण होता है, अल्पप्राण क्या होता है, महाप्राण क्या होता है, घोष क्या होता है, अघोष क्या होता है, सब इसमें हम वर्ण में सीखेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए उच्चारण स्थान को हम पहचानने का ट्रिक ऐसा बताएंगे कि आप लोग को सिर्फ 10th क्लास के लिए नहीं बल्कि 12th और आगे भी आपका एग्ज़ाम आएगा उस वहाँ तक आपको याद रहेगा। ठीक है, यानी कि एक बार आपको हम ऐसा पढ़ा देंगे हिंदी व्याकरण कि आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। आप लोग भी याद कीजिएगा कि हम हिंदी व्याकरण रुस्तम भैया से पढ़े थे। ठीक है, तो चलिए दूसरा क्या है हमारा उच्चारण स्थान। ठीक है, तीसरा हमारा है शब्द पहचानने की ट्रिक। ठीक है, और चौथा हमारा है संज्ञा पहचानने का ट्रिक। उसके बाद देखिए सर्वनाम पहचानने का ट्रिक है। उसके बाद देखिए विशेषण पहचानने का ट्रिक है। उसके बाद है संधि पहचानने का ट्रिक, और संधि पहचानने का भी ऐसा हम ट्रिक आपको बता देंगे कि आप लोग ज़िंदगी भर नहीं भूलिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए कारक पहचानने का ट्रिक। उसके बाद देखिए स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। ठीक है, आपको इतना टॉपिक मात्र कवर कर लेना है और आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप लोग देखते ही क्वेश्चन को उड़ा दीजिएगा, ये हमारा गारंटी है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे वर्ण पहचानने का ट्रिक। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहला टॉपिक है हमारा वर्ण। ठीक है, देखिए वर्ण में क्या होता है, सबसे पहला होता है स्वर वर्ण की संख्या कितना होता है, तो 11 होता है। ऐसा आपके ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आ सकता है कि स्वर वर्ण की संख्या कितना होता है, तो 11 होता है। वो कौन कौन होता है, तो आ हर्षई दीर्घई हर्षऊ दीर्घऊ री ए ऐ ओ और औ। और दो बच गया हमारा अन और अह, तो वो क्या होता है, तो देखिए सबसे लास्ट में नीचे लिखा हुआ है कि अन और अह को क्या कहते हैं, तो आयुग बाह कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग ये दोनों समझ गए। उसके बाद देखिए स्पर्श वर्ण की संख्या कितना होता है, तो देखिए 25 होता है। ठीक है, और कौन कौन होता है, तो क में देखिए क वर्ग में 5 गो होता है। उसके बाद च वर्ग में, ट वर्ग में और त वर्ग में। उसके बाद प वर्ग में प फ ब भ म, यानी 5 इसमें 5 इसमें 5 इसमें 5 इसमें 5 इसमें, तो 5 5 कितना हो गया, 25 हो गया हमारा स्पर्श वर्ण की संख्या। ठीक है, उसके बाद देखिए अंतःस्थ व्यंजन किसे कहते हैं, या र ल व को अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं और इसका संख्या 4 होता है। जैसे आपका क्वेश्चन आएगा कि निम्न में से कौन अंतःस्थ व्यंजन है, तो देखिए या र ल व अगर ऑप्शन में है तो आप लोग इसमें से रहेगा तो उसको टिक कर दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए उष्ण व्यंजन, देखिए इसमें सा आ रहा है और इसमें भी देखिए सा आ रहा है। ठीक है, तो तलबी सा मूर्धनी सा दंती सा और हा, तो आप लोग ऐसे करके इसको याद रख सकते हैं। उष्ण व्यंजन की संख्या कितना होता है, तो 4 होता है। तो कौन कौन होता है, तो लबी सा मूर्धनी सा दंती सा और ह होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए संयुक्त व्यंजन की संख्या कितना होता है, तो 4 होता है। छ त्र ज्ञ और स्र होता है। क्या होता है, छ त्र ज्ञ और स्र। ठीक है, उसके बाद देखिए आपसे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछता है कि छ जो है किन दो वर्णों से मिलकर बना होता है, तो क और मूर्धनी स। ठीक है, उसके बाद त्र जो है त और र के मिलने से बनता है। उसके बाद देखिए ज्ञ जो है ज और य से मिलकर बना होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए स्र किससे बनता है, तो स प्लस र से मिलकर के बना होता है स्र। ठीक है, ठीक उसके बाद देखिए ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं, तो आ गया, हर्षई ई आ गया, सऊ ऊ आ गया और री जो है ये हमारा ह्रस्व स्वर है। ठीक है, उसके बाद देखिए 7वां हमारा है दीर्घ स्वर किसे कहा जाता है, तो आ हो गया, दीर्घई ई हो गया, दीर्घऊ ऊ हो गया, ए ऐ ओ औ हो गया, इसे क्या कहा जाता है, तो दीर्घ स्वर कहते हैं। और अन और अह को क्या कहा जाता है, तो आयोग बाह कहा जाता है। ठीक है, तो हम आशा करते हैं कि आप लोग
वर्ण को अब आप लोग पहचान जाइएगा कि आपसे अगर पूछे कि निम्न में से कौन अंतःस्थ व्यंजन है, तो यार अलावा को अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितना होता है, तो 25 होता है, और स्वर वर्ण की संख्या कितना होता है, 11 होता है। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं हम। तो देखिए अगला टॉपिक हमारा है उच्चारण स्थान पहचानने का ट्रिक। ठीक है, तो देखिए अभी हमारे तरफ जो है बहुत ज़्यादा हवा चल रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा आवाज़ अगर कुछ मतलब कि अलग टाइप का आ रहा होगा तो आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिए उच्चारण स्थान पहचानना हम आपको इस तरह से सिखा देंगे कि आप लोग ज़िंदगी भर नहीं भूलिएगा। ठीक है, कैसे याद रखना, जैसे देखिए सबसे पहले हम लोग क वर्ग जानते हैं, यानी क से लेकर के अंगा तक होता है। च वर्ग यानी च से लेकर के इया तक होता है। उसके बाद देखिए ट वर्ग यानी कि ट से लेकर के कहाँ तक होता है, न टवर्गी न तक होता है। उसके बाद त वर्ग यानी त से लेकर के न तक होता है। उसके बाद देखिए प वर्ग कहाँ से होता है, तो प से लेकर के म तक। ठीक है, तो देखिए इसको पहचानने का सिंपल ट्रिक है। अगर क वर्ग में से आपसे पूछे, इसका ट्रिक होता है KTM2। के से होता है, पहला होता है कंठ, दूसरा होता है टी यानी कि तालु, तीसरा के लिए हम यूज करते हैं एम यानी कि मूर्धा, और चौथा के लिए हम लोग यूज करते हैं दी यानी कि दंत। उसके बाद देखिए पांचवा के लिए यूज करते हैं ओ यानी कि ओष्ठ। अगर आपसे क वर्ग में से कोई भी वर्ण उठा के पूछे, जैसे पूछते आपसे कि घ किससे बोला जाता है, तो कर्ण से बोला जाता है। ठीक है, क वर्ग में ही घ आता है। उसके बाद पूछते आपसे कि म किससे बोला जाता है, तो देखिए म पर प वर्ग में आता है, और प वर्ग को हम लोग ओठ से बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो आपको सिंपल याद रहेगा कि क वर्ग किससे बोला जाता है, च वर्ग किससे बोला जाता है, ट वर्ग और त वर्ग और प वर्ग किससे बोला जाता है। ठीक है, और ये आप लोग कैसे याद रखिएगा, तो देखिए पहला वाला में आपको याद रखना है अ और आ, याद रखिएगा अ और आ। ठीक है, उसके बाद देखिए दूसरा वाले में आपको याद रखना हर्षई दीर्घई। देखिए लगातार आ गया, इसमें आ और आ, इसमें हर्षई ई और दीर्घई। ठीक है, और आप लोग ऊ बोलेंगे, तो ऊ बोलेंगे तो आपका ओठ सट जाएगा। ठीक है, तो आपको ऐसे ही पता चल जाएगा कि जो हमारा ऊ आएगा हर्षऊ ऊ दीर्घऊ ऊ, ये हमारा किससे बोला रहा है, तो ऊ ओठ सट जा रहा है यानी कि ओठ से बुलाएगा। ठीक है, तो ये तीनों भी आपको याद हो गया। उसके बाद देखिए अ और इसमें ह एक याद रखिएगा, ह बोलिएगा तो कर्ण से बुलाता है। ठीक है, आप लोग बोलिएगा ह तो पता चल जाएगा कि कर्ण से बोला जा रहा है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ तक तो आपको याद हो गया। उसके बाद देखिए तालु से हम लोग बोलेंगे तलबी सा, मूर्धा से बोलेंगे मूर्धनी सा, और दांत से हम लोग बोलेंगे डंटी सा। ठीक है, यहाँ तक भी आपको याद हो गया कि तालु से हम लोग तलबी सा को बोलेंगे, मूर्धा से मूर्धनी सा को बोलेंगे, और दांत से हम लोग डंटी सा को बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या होता है, उसके बाद हमारा बच गया, पहला को हम छोड़ देंगे और दूसरा से स्टार्ट करेंगे। तो या यहाँ पर लिखेंगे और यहाँ पर र लिखेंगे, या र और री दोनों मूर्धा से बोला जाता है। ठीक है, पहला को छोड़ देंगे, दूसरा से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद लिखेंगे क्या, या र रा के साथ री भी आ जाएगा। ठीक है, हम लोग मूर्धा से बोलेंगे, और या किससे, तालु से, और ला किससे, तो दंत से। ठीक है, और देखिए नासिका, यानी कि अगर आपके ऑप्शन में मतलब कि ये सब में जैसे देखिए क वर्ग तो जानते हैं, क से लेकर के अंगा तक हम लोग कंठ से बोलेंगे, च से लेकर के इया तक तालु से बोलेंगे। अगर आपके ऑप्शन में रहे नासिका, तो पचमा अक्षर जो भी होता है, सभी वर्ग का पचमा अक्षर जो होता है, यानी कि न आ गया, म आ गया, टवर्गी न हो गया, इया हो गया, इसको हम लोग किससे बोलते हैं, तो नासिका यानी नाक से बोला जाता है। ठीक है, अगर ऑप्शन में नासिका नहीं रहेगा तो आप लोग इसके अनुसार ऑप्शन को मारिएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप लोग उच्चारण स्थान भी पहचाना सीख गए होंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा है शब्द को पहचानने का ट्रिक। ठीक है, अब हम लोग शब्द को पहचानना सीखेंगे। ठीक है, शब्द को कैसे पहचानेंगे, तो देखिए शब्द जो है वो दो आधार पर बांटा गया। ठीक है, पहला है हमारा उत्पत्ति के आधार पर शब्द को चार भाग में बांटा गया। ठीक है, वो कौन कौन होता है, तो तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला हम लोग तत्सम को कैसे पहचानेंगे, तो देखिए आप लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पर तत्सम, इसमें सार है, यानी कि जो शब्द आपको संस्कृत जैसा देखने में लगेगा उसको हम लोग तत्सम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तत्सम। सा यानी कि संस्कृत जैसा। देखिए पुष्प ये संस्कृत जैसा शब्द है। चंद्र देखिए संस्कृत जैसा शब्द है। ओष्ठ देखिए संस्कृत के जैसा शब्द है। उसके बाद देखिए पृथ्वी हमारा संस्कृत शब्द है, और पुस्तक भी हमारा संस्कृत शब्द है। ठीक है, तो आप लोग तत्सम याद अगर हो गया तो आपको तद्भव भी आराम से याद हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि तत्सम में सार है यानी संस्कृत जैसा,
और तद्भव जो यानी कि ये हो गया हमारा संस्कृत जैसा, तो तद्भव हमारा हो जाएगा हिंदी जैसा। तो देखिए जो शब्द हिंदी जैसा लगता है उसको हम लोग तद्भव कहते हैं। जैसे देखिए हमारा पुष्प जो है तत्सम हो गया, संस्कृत जैसा था, और यहाँ पर फूल आ गया, ये क्या क्या हो गया, तो तद्भव हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए चांद हो गया, ओट हो गया, धरती हो गया, किताब हो गया। ठीक है, यानी तत्सम में सा आ रहा है तो सा यानी कि सा से याद रखेंगे संस्कृत जैसा, यानी जो शब्द हमको संस्कृत जैसा लगेगा वो हमारा तत्सम हो जाएगा, और जो शब्द हमारा हिंदी जैसा लगेगा वो हमारा तद्भव हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा है देशज, यानी देश की बोलचाल की भाषा में आने वाले शब्द को देशज हम लोग कहते हैं। जैसे देखिए आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि निम्न में से कौन देशज शब्द है। देखिए लोटा हमारे देश का भाषा है, पगड़ी, डिबिया, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारा है डिबिया। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या है तेंदुआ, तेंदुआ कौन सा भाषा कौन सा शब्द के अंतर्गत आता है, तो देशज शब्द के अंतर्गत। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा है विदेशज, विदेशज किसे कहते हैं, तो देश की बोलचाल की भाषा को हम लोग विदेशज शब्द कहते हैं। जैसे कि देखिए हॉस्पिटल है, यह हमारा विदेशी शब्द है। उसके बाद देखिए बुक हो गया, ये हमारा विदेशी है। टेबल हो गया, मोहब्बत हो गया, हुस्न हो गया, मेहमान हो गया, ये सब हमारा क्या है, तो हमारा विदेशज शब्द है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप लोग शब्द को पहचानना सीखे होंगे। किसके आधार पर, तो उत्पत्ति के आधार पर। और चलिए हम लोग अब सीखते हैं रचना या बनावट के आधार पर शब्द को 3 भाग में बांटा गया है। ठीक है, चलिए उसको हम लोग पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है रचना या बनावट की दृष्टि से शब्द को 3 प्रकार, मतलब शब्द 3 प्रकार का होता है। रचना या बनावट की दृष्टि से आपका 2 क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि आप बताइए कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द का कितना भेद होता है, तो 4 भेद होता है। कौन कौन, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। ठीक है, और आपसे अगर पूछेगा कि रचना या बनावट की दृष्टि से शब्द के कितने प्रकार होते हैं, तो 3 होता है। कौन कौन होता है, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। ठीक है, अब सबसे पहला हम पढ़ेंगे कि रूढ़ शब्द को कैसे पहचानेंगे। तो जिस शब्दों के खंड या टुकड़ा करने पर कोई अर्थ न निकले, जैसे देखिए हमारा नाक लिखा हुआ है, और नाक को अगर हम लोग क्या करेंगे, तो खंड या टुकड़ा करेंगे। जैसे देखिए आपको हम करके दिखाते हैं, ना और प्लस क्या हो जाएगा, क। ना का कोई अर्थ नहीं होता है और क का भी कोई अर्थ नहीं होता, यानी कि कोई इसका सार्थक अर्थ नहीं निकलता है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, तो रूढ़ शब्द हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रूढ़ शब्द। ठीक है, उसके बाद देखिए कान, कान में भी इसका खंड करेंगे का प्लस न, का कोई अर्थ नहीं होता है, ना का कोई अर्थ। ज्ञान हो गया, पान हो गया। ठीक है, तो पहला तो अब आप पहचानना सीख गए कि रूढ़ को कैसे पहचानेंगे। ठीक है, तो देखिए दूसरा हमारा क्या है, यौगिक शब्द। ठीक है, यौगिक शब्द किसे कहा जाता है, तो वैसे शब्द जो दूसरे शब्दों के मेल से बने होते हैं एवं उनका जो खंड करते हैं तो उनका कोई सार्थक अर्थ निकलता है। जैसे देखिए विद्यालय, अगर हम लोग विद्यालय को हम लोग तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, विद्या प्लस आलय। क्या हो जाएगा, विद्या प्लस आलय। तो हम लोग जानते हैं कि विद्या का मतलब ज्ञान होता है या विद्या होता है, और आलय का मतलब हम लोग जानते हैं कि घर होता है, यानी कि विद्या का घर को हम लोग कहते हैं विद्यालय। ठीक है, यानी कि इसका कोई अर्थ निकलता है। ठीक है, यौगिक में अर्थ निकलता है। ठीक है, जबकि रूढ़ में शब्द को खंड करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता है। ठीक है, तो देखिए विद्यालय हो गया, हिमालय हो गया, विद्यासागर यानी विद्या प्लस सागर, यानी विद्या का सागर को हम लोग विद्यासागर कहते हैं। ठीक है, तो दूसरा भी आप लोग समझ गए। ठीक है, और चलिए तीसरा हमारा है योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं। ठीक है, तो वैसे यौगिक शब्द जो साधारण अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ को धारण कर लेते हैं, यानी कि इनका जो है अर्थ है जो विशेष निकल जाता है। जैसे देखिए ये लंबोदर, लंबोदर है जो अपना अर्थ छोड़ देगा, इसका विशेष अर्थ हो जाता है गणेश, गणेश को हम लोग लंबोदर बोलते हैं। और दूसरा है दशानन, यानी कि रावण को बोलते हैं, इसका कोई अलग ही अर्थ निकल रहा है। तीसरा हमारा है गजानन, यानी कि गणेश हो जाए। चौथा हमारा है चंद्रशेखर, यानी कि इन सब का एक अलग ही अर्थ हो जाता है। ठीक है, विशेष अर्थ को धारण कर लेते हैं, उसे क्या कहते हैं, योग रूढ़ शब्द कहते हैं। ठीक है, और देखिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है, आपका ऑब्जेक्टिव में आता है कि निम्न में से कौन विकारी शब्द है। तो आपका संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया और विशेषण एवं क्रिया, ये जो 4 है वो आपका विकारी शब्द के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो आप लोग पहचान जाइएगा कि आपसे पूछेगा कि निम्न में से कौन विकारी शब्द है, तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया जो है हमारा विकारी शब्द होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं।
तो देखिए ये भी जो हमारा है वो वर्ण के अंतर्गत ही पढ़ने को आता है। क्या क्या है, तो अल्प प्राण आता है और महाप्राण आपको पहचानने के लिए आता है। कहता है कि निम्न में से कौन अल्प प्राण है या निम्न में से कौन महाप्राण है। ठीक है, तो आपको हम ऐसा गजब का ट्रिक बता देंगे कि आप लोग एक बार में पहचान जाइएगा। ठीक है, अगर आपसे पूछे तो कि अल्प प्राण यानी कि 1 3 5, क्या 1 3 5, तो सभी वर्ग का पहला वर्ण, तीसरा वर्ण और पांचवा जो वर्ण होता है वो आपका अल्प प्राण होता है। जैसे देखिए क ख ग घ हम लोग लिखते हैं तो पहला हमारा क होता है और तीसरा स्थान पर ग आता है और पांचवा स्थान पर अंग आता है। ठीक है, यानी क ग और अंगा। ठीक है, उसके बाद देखिए च ज और इया, ट ड और टवर्गीना, त द और न, प ब और म, यानी कि पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण है जो अल्प प्राण होता है। ठीक है, और देखिए इसके अंतर्गत ही आता है अंत अस्त व्यंजन। ठीक है, कौन कौन होता है, तो य र ल व, हम लोग शुरू में पढ़े तो य र ल व को अंतयस्त व्यंजन बोलते हैं। ये हमारा अल्प प्राण के अंतर्गत आता है। और महाप्राण के अंतर्गत आता है दलबी सा, मूर्धनी सा, दंडी सा और ह, इसको हम लोग बोलते हैं उष्ण व्यंजन। ठीक है, आप लोग शुरू में पढ़े थे। और देखिए इसमें पहला, तीसरा और पांचवा था और जो हमारा बच गया दूसरा और चौथा बच गया, यानी कि सभी वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण को हम लोग महाप्राण कहते हैं। ठीक है, तो अल्प प्राण और महाप्राण भी आप लोग सीख गए पहचानना कि अल्प प्राण किसे कहे गए, तो 1 3 5 को, यानी कि पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण को। और महाप्राण किसे कहेंगे, तो दूसरा और चौथा को। ठीक है, यानी कि इसमें विषम आ रहा है, इसमें सम आ रहा है। ठीक है, उसके बाद देखिए हमको पढ़ना है घोष वर्ण कौन होता है और अघोष वर्ण कौन होता है। ठीक है, इसका भी सिंपल ट्रिक है। तो देखिए इसमें पहले 3 गो लिए थे, इसमें पहले 2 गो हम लोग लेंगे। कैसे लेंगे, तो देखिए क ख ग घ अंगा होता है तो पहले हम 2 गो को ले लेंगे, वो हमारा हो जाएगा अघोष वर्ण। पहले देखिए अघोष हम लिखे हैं, अघोष कौन कौन होगा, पहला और दूसरा वर्ण, सभी वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण होता है जो अघोष हो जाए। जैसे देखिए यहाँ पर क ख हो गया, च छ हो गया, ट ठ हो गया, त थ हो गया, प और फ हो गया, यानी कि पहला और दूसरा हमारा अघोष हो जाएगा। और जो हमारा तीसरा, चौथा और पांचवा बच गया वो हमारा हो जाएगा घोष वर्ण। क्या हो जाएगा, घोष वर्ण, यानी कि सभी वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण को हम लोग घोष वर्ण कहते हैं। जैसे देखिए ग घ अंगा, ज झ इया, ड ढ टवर्गीना, द ध न, ब भ और म, ये हमारा क्या हो गया, तो घोष हो गया। ठीक है, तो हम आशा करते हैं कि आप लोग अल्प प्राण, महाप्राण, घोष और अघोष पहचानना सीख गए होंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कि संज्ञा को कैसे हम लोग पहचानेंगे, यानी कि संज्ञा पहचानने का ट्रिक। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला हमारा संज्ञा का कितना भेद होता है, ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है। कि ऑप्शन आएगा ऑप्शन ए 1 2 3 4 5, कौन हो जाएगा, तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। ठीक है, कौन कौन, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। और द्रव्य का मतलब आप लोग साइंस में पढ़े होंगे कि पदार्थ होता है, इसे पदार्थवाचक संज्ञा भी कहते हैं। ठीक है, तो देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहा जाता है, यानी कि किसी खास व्यक्ति, स्थान या नाम को ही व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे देखिए राम किसी खास व्यक्ति का नाम है, हिमालय किसी खास पर्वत का नाम है, यह देखिए गंगा किसी खास नदी का नाम है, पटना देखिए किसी खास शहर का नाम है, केला देखिए किसी खास फल का नाम है। ठीक है, यानी कोई खास के बारे में अगर बात करेगा तो हमारा व्यक्तिवाचक हो जाएगा। और संपूर्ण जाति का अगर बोध होता है, जैसे देखिए लड़का, लड़का में संपूर्ण जाति हो गया, यानी कि कोई भी नाम इसमें आ सकता है। ठीक है, और पर्वत देखिए, पर्वत में सारा पर्वत हमारा आ जाएगा, यानी कि संपूर्ण जाति का बोध हो रहा है। ठीक है, उसके बाद देखिए नदी में भी आपका सारा नदी आ जाएगा, जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, ब्रह्मपुत्र आ गया, सिंधु आ गया, सारा नदी आपका आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए शहर में आपका पटना, गया, नालंदा, जहानाबाद, आपका सारा शहर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए फल, यानी कि संपूर्ण फल जाति का इसमें बोध हो गया, यानी संपूर्ण जाति का बोध हो जाएगा तो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। फल में जैसे केला, अमरूद, अनार, संपूर्ण यहाँ पर जाति हो गया। लेकिन इसमें अगर कोई खास पूछ दे कि केला, केला कौन सा संज्ञा है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि कोई खास फल का नाम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भाववाचक संज्ञा, यानी कि वैसी संज्ञा जिसे हम लोग महसूस कर सकते हैं, यानी कि जिसे हम गिन नहीं सकते हैं। जैसे देखिए बुढ़ापा हो गया,
चतुराई हो गया, मित्रता हो गया, जैसे बचपन हो गया, खुशी हो गया। जैसे खुशी को हम लोग गिन सकते हैं कि 1 खुशी हो गया, कि 2 खुशी हो गया, कि 5 किलो खुशी हो गया। आप लोग गिन नहीं ना सकते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा क्या, भाववाचक संज्ञा, यानी कि जिसे हम लोग अनुभव कर सकते हैं, ठीक है, जिसे गिना नहीं जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समूहवाचक संज्ञा, यानी कि वैसी संख्या जिसमें समूह के बारे में बात की जाए। जैसे देखिए भीड़, यानी कि भीड़ जहाँ पर भी होता है वहाँ पर बहुत सारे व्यक्ति का समूह होता है, ठीक है। सभा, जहाँ पर सभा होता है वहाँ पर ढेर सारे व्यक्ति बैठे रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मेला, देखिए मेला जब लगता है तो देखते हैं कितना व्यक्ति जो है भीड़ लगा कर रहते हैं, ठीक है। कक्षा, कक्षा में हम लोग पढ़ते हैं तो देखते हैं कितना सारे विद्यार्थी रहते हैं, यानी कि इसमें भीड़ जैसा कोई शब्द रहेगा तो आपका हो जाएगा समूहवाचक संज्ञा, यानी कि समूह जैसा शब्द, ठीक है। उसके बाद देखिए द्रववाचक संज्ञा, यानी कि पिघलने वाला चीज़ रहे या आपका मापने या तौलने वाला चीज़ रहे तो आपका हो जाएगा द्रववाचक संज्ञा या पदार्थवाचक संज्ञा। जैसे देखिए यहाँ पर सोना आ गया, चांदी हो गया, तेल आ गया, घी हो गया, पानी हो गया, आटा आ जाएगा, चावल आ जाएगा, यानी मापने या तौलने वाला चीज़ को हम लोग कहते हैं द्रववाचक संज्ञा, ठीक है। तो आप लोग संज्ञा पहचानना सीख गए, ठीक है। चलिए अब हम लोग सर्वनाम पहचानना सीखेंगे, ठीक है, वो भी ट्रिक के माध्यम से। तो देखिए यहाँ पर है सर्वनाम पहचानने की ट्रिक, ठीक है। देखिए सबसे पहला बात आता है कि सर्वनाम का आखिर कितना भेद होता है, तो हमारा 6 भेद होता है, ठीक है। जिसमें पहला होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा होता है निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम, ठीक है। जैसे आपका ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा कि निम्न में से कौन पुरुषवाचक सर्वनाम है, तो अगर आपको ऑप्शन में मिल जाए मैं, आप, वह और वे लोग, अगर आपके ऑप्शन में है तो आप लोग उसे टिक कर दीजिएगा, ठीक है। यानी कि मैं, आप, जैसे मैं यानी मैं हो गया, आप हो गया, वह हो गया और वे लोग हो गया, ये हमारा क्या आ जाएगा, तो पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, तो निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, तो यह और वह को, जैसे हम लोग बोलते हैं कि यह मेरी कलम है, यानी कि निश्चित है कि मेरी ही कलम है, वह मेरी बुक है, यानी कि मेरी पुस्तक है, यानी कि निश्चित है कि यह मेरी ही पुस्तक है, ठीक है। यानी कि यह और वह क्या होता है, तो निश्चित निश्चयवाचक संज्ञा होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा है अनिश्चयवाचक संज्ञा। अनिश्चयवाचक संज्ञा कौन होता है, तो कोई आ जाए या कुछ आ जाए, अगर शब्द में आपको कोई या कुछ मिल जाए तो ये हमारा हो जाएगा अनिश्चयवाचक संज्ञा। जैसे देखिए हम लोग बोलते हैं कि कोई आया था, कौन आया था ये हमें पता नहीं है, यानी कि अनिश्चित है, कौन आया था ये हमें पता नहीं है, तो हम लोग बोलते हैं कि कोई आया था, यानी कि अनिश्चय की बात हम लोग कर रहे हैं। कुछ खाए थे, यानी क्या खाए थे पता नहीं है लेकिन कुछ खाए थे, ये हमारा हो जाएगा अनिश्चयवाचक संज्ञा, ठीक है। और अगर आपको जो शब्द में मिल जाए, वाक्य मिल जाए, जो या सो मिल जाए, अगर आपको जो या सो मिलेगा, जो सो, यानी कि जो सोएगा वो खोएगा, जो सोएगा वो रोएगा, ऐसा आपको जो या सो मिल जाए तो ये हमारा संबंध को दर्शाता है, ठीक है। जैसी करनी वैसी भरनी, ठीक है, जैसी वैसी जो सो, ये हमारा है वो संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो आप लोग पहचान जाइएगा कि अगर आपको वाक्य में जो या सो मिले तो आप लोग डायरेक्ट मारिएगा कि ये हमारा सर्वनामवाचक ये हमारा संबंधवाचक सर्वनाम है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा है निजवाचक, या क्या है, तो निजवाचक सर्वनाम क्या है, तो स्वयं, जहाँ पर आपको स्वयं मिल जाए, जैसे मैं स्वयं ही पढ़ लूँगा, अगर आपको खुद मिल जाए मैं खुद ही पढ़ लूँगा, आप मिल जाए जैसे मैं आप ही पढ़ लूँगा, ऐसा आपको स्वयं, खुद, आप, यानी कि निज, निज का मतलब ही होता है स्वयं, अगर आपको स्वयं मिल जाए, खुद मिले, आप भी मिले तो ये हमारा हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम, ठीक है। उसके बाद देखिए प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन होता है, तो कौन और क्या को हम लोग प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन आया था, हम लोग प्रश्न कर रहे हैं कि कौन आया था, आप क्या खाए थे, यानी क्या खाए थे, क्या लगाकर पूछ रहे हैं, यानी कि हम लोग प्रश्न पूछ रहे हैं, ठीक है। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम में कौन आ जाएगा, कौन और क्या हमारा आ जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम में, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आप लोग सर्वनाम भी पहचानना सीख गए। अगर मैं, आप, वह या वे लोग आ जाए, मैं, आप, वह या वे लोग आएगा तो पुरुषवाचक सर्वनाम, यह वह आएगा निश्चयवाचक सर्वनाम, कोई कुछ आएगा
तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम, और कौन और क्या आएगा तो प्रश्नवाचक, स्वयं, खुद या आप ही आएगा तो निजवाचक, और जो या सो अगर हमको वाक्य में देखने को मिलेगा तो हमारा संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। विशेषण पहचानने का ट्रिक को हम लोग देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा है विशेषण पहचानने की ट्रिक। ठीक है, ये देखिए इसमें पहला क्वेश्चन आता है कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द को क्या कहा जाता है, तो हम लोग विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं, तो विशेषण कहते हैं। एक क्वेश्चन आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द को हम लोग विशेषण कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं, तो राम बहुत सुंदर है, इसमें कहेगा कि विशेषण कौन है, देखिए सुंदर, यहाँ पर क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर सुंदर है कौन, तो राम है। ठीक है, यानी कि जिसके बारे में बताया जा रहा है कि राम सुंदर है, राम बहुत सुंदर है, यानी कि जिसके बारे में बताया जा रहा है, यानी जिसकी विशेषता बतलाई जा रही, जिसकी विशेषता बताई जा रही, उसे क्या कहा जाता है, तो विशेष कहते हैं। जैसे राम यहाँ पर क्या है, तो विशेष है। ठीक है, और जो विशेषण की विशेषता बतला दे उसे क्या कहते हैं, तो प्रविशेषण कहते हैं। जैसे देखिए राम सुंदर है, लेकिन सुंदर भी है तो कितना सुंदर है, बहुत सुंदर है, यानी कि जो विशेषण की भी विशेषता बतला रहा है वो हमारा प्रविशेषण कहलाता है। जैसे हमारा बहुत यहाँ पर जो लिखा हुआ है ये हमारा प्रविशेषण है। प्रविशेषण किसे कहते हैं, ऑब्जेक्टिव में आता है, तो जो विशेषण की विशेषता बतलाता है उसी शब्द को हम लोग प्रविशेषण कहते हैं। ठीक है, यानी जिसकी विशेषता बतलाई जा रही उसे हम लोग कहते हैं विशेष। और जो ये तो हमारा विशेषण आप लोग आराम से पहचान जाइएगा। उसके बाद जो विशेषण की विशेषता बतलाए उसे प्रविशेषण कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए विशेषण के 4 भेद होते हैं। ठीक है, और वो कौन कौन होता है, तो यहाँ पर हम लिखे हैं। ठीक है, कौन कौन होता है, तो गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, उसके बाद देखिए संख्यावाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, देखिए सबसे पहला हम लोग सीखेंगे गुणवाचक विशेषण को कैसे पहचानेंगे। ठीक है, गुण यानी कि जिसको हम लोग माप या तौल नहीं सकते हैं, सिर्फ अनुभव कर सकते हैं। ठीक है, जैसे देखिए सुंदर, कोई सुंदर है, काली टोपी, यानी कि ये हमारा गुण बता रहा है कि टोपी कैसी है, काली है। गोल चेहरा, यानी चेहरा कैसा है, तो गोल है, यानी कि किसी व्यक्ति का जो है गुण को बताया जा रहा है कि वो जो व्यक्ति है उसका चेहरा है वो गोल है। ठीक है, उसकी टोपी जो है जो काली है, यानी कि वो लड़का जो है बहुत सुंदर है, वो लड़की जो है बहुत सुंदर और सुशील है। ठीक है, ये सब हमारा क्या हो जाएगा, तो गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण यानी कि जब हम लोग शब्द में देखेंगे, वाक्य में देखेंगे कि थोड़ा लिखा है, बहुत लिखा है, पूरा लिखा है, आधा लिखा है, तो ये सब जो है हमारा परिमाण को दर्शाता है कि थोड़ा घी, बहुत घी, पूरा लिखा है, आधा लिखा है, ये सब हमारा जो होता है जो परिमाण के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो 2 तो आपका क्लियर हो गया। चलिए तीसरा हमारा है संख्यावाचक विशेषण। इससे ज़्यादा आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता। देखिए संख्या यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारा क्या है, तो संख्या है। तो देखिए 4 आ गया, 4 रुपया, 4 गज दूरी, ऐसा यानी संख्या अगर आप यानी कि अगर वाक्य के आगे संख्या लगा हुआ है वो तो होगा, तो हमारा संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, 30 दिन, देखिए 30 हमारा संख्या है। 5 सप्ताह, 5 क्या है, संख्या है, यानी संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत ये सारे एग्जाम्पल आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत, यानी कि इसके अलावा जो भी आएगा, कोई आ गया, यह आ गया, वह आ गया, यानी कि देखिए पीछे हम लोग पढ़े थे कि कोई जो है सर्वनाम है, और कैसा सर्वनाम है, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। यह वह क्या है, तो निश्चयवाचक सर्वनाम है। तो ये सब आएगा तो हमारा हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। तो देखिए सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आने वाला जो है इसी टॉपिक से क्वेश्चन आता है। हम आपको संधि पहचानने के लिए ऐसा ट्रिक बताएंगे कि आप लोग को ज़िंदगी भर याद रहेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या है संधि पहचानने की ट्रिक। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि संधि आखिर कितना प्रकार का होता है, तो 3 प्रकार का, जिसमें से पहला जो होता है स्वर संधि, दूसरा होता है व्यंजन संधि, और तीसरा हमारा होता है विसर्ग संधि। ठीक है, और ये दोनों से क्वेश्चन न के बराबर आता है, इसलिए ये दोनों को हम लोग नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, स्वर संधि के 5 भेद होता है, वहीं 5 भेद के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें से 3 भेद को हम लोग इस पेज में लिखे हैं, और 2 जो हमारा बच गया उसको हम इस पेज में लिखे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि दीर्घ संधि को कैसे पहचानेंगे।
तो देखिए दीर्घ संधि को पहचानना बिल्कुल सिंपल तरीका इसका है। देखिए दीर्घ यहाँ पर आ रहा है, यानी कि दीर्घ का मात्रा आ जाएगा। जैसे आप लोग सबसे पहले वर्ण में पढ़े होंगे कि आ क्या है, तो दीर्घ का मात्रा है, दीर्घ स्वर है, दीर्घाई ई, उ या री, यानी कि जिस संधि के शब्दों के बीच में आ की मात्रा मिल जाए, दीर्घाई ई का मात्रा मिल जाए, उ का मात्रा मिल जाए या री का मात्रा मिल जाए, उसे हम लोग दीर्घ संधि कहते हैं। जैसे देखिए महान में देखिए आ की मात्रा आ रहा है, विद्यालय में देखिए आ की मात्रा आ रहा है बीच में। उसके बाद देखिए अतीत में देखिए दीर्घाई ई का मात्रा आ रहा है, सतीश में देखिए दीर्घाई ई का मात्रा आ रहा है, गुरुदेव में देखिए दीर्घाऊ ऊ की मात्रा आ रहा है, भानुदय में देखिए दीर्घाऊ ऊ का मात्रा आ रहा है। और उसके बाद देखिए अमृत में क्या है, तो दीर्घ री की मात्रा है, क्या है, री की मात्रा। यानी कि अगर आपको किसी संधि के शब्दों के बीच में आ की मात्रा, दीर्घाई ई की मात्रा, ऊ की मात्रा, दीर्घाऊ ऊ की मात्रा या री की मात्रा मिल जाए तो वो हमारा हो जाएगा दीर्घ संधि। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा है गुण संधि। तो जिस संधि के शब्दों के बीच में ए ओ अर मिल जाए, क्या मिल जाए, ए की मात्रा, ओ की मात्रा या अर की मात्रा। जैसे देखिए महेश में बीच में ए की मात्रा है, गणेश में ए की मात्रा, ओ की मात्रा है, महोत्सव में जन्मोत्सव में ओ की मात्रा, चंद्रोदय में ओ की मात्रा, महर्षि में अर की मात्रा है, देवर्षि में अर की मात्रा देखिए ऊपर है। ठीक है, यानी कि जिस संधि के शब्दों के बीच में ए ओ अर की मात्रा मिल जाए उसे हम लोग गुण संधि कहते हैं। देखिए गुण संधि और वृद्धि संधि में आपको हम कन्फ्यूजन दूर कर देंगे। सबसे पहले हम लोग वृद्धि संधि को देख लेते हैं। ठीक है, जिस संधि के शब्दों के बीच में देखिए इसमें ए आया था तो इसमें आ जाएगा अय, इसमें ओ आया था इसमें आ जाएगा औ, यानी कि जिस संधि के शब्दों के बीच में अय या औ की मात्रा रहे उसे हम लोग वृद्धि संधि कहते हैं। अब हम लोग इसमें कन्फ्यूजन को कैसे दूर करेंगे, जैसे देखिए गुण, गुण और तीन, देखिए गुण में भी ना आ रहा है और तीन में भी ना आ रहा है, यानी कि इसमें तीन चीज़ रहेगा। कौन कौन रहेगा, ए ओ अर, और तीन चीज़ रहेगा तो इसमें दो चीज़ रहेगा, सिंपल है। गुण में भी तीन आ रहा है और तीन में भी बोल रहे हैं, तीन में भी ना की मात्रा आ रहा है, इसमें यानी कि तीन गो रहेगा। और तीन गो कौन कौन रहेगा, तो ए ओ अर की मात्रा रहेगा और इसमें दो रहेगा। ठीक है, दो कौन कौन है, तो इसमें ए आ गया तो इसमें आई आ जाएगा, इसमें ओ आ गया तो इसमें औ आ गया, सिंपल है। देखिए इसमें देखिए बीच में अय की मात्रा है तो हमारा हो जाएगा वृद्धि संधि। इसमें देखिए अय की मात्रा है सदैव में तो हमारा वृद्धि संधि हो जाएगा। मतैक में देखिए अय की मात्रा है, जलोध में औ की मात्रा है, महोषधि में देखिए औ की मात्रा है, और देखिए परमोषध में भी औ की मात्रा है, तो ये हमारा हो जाएगा वृद्धि संधि का उदाहरण। ठीक है, तो ये तो तीन आप लोग पहचानना सीख गए, बिल्कुल सिंपल है। दीर्घ संधि में दीर्घ का मात्रा रहेगा और गुण संधि में आपको ये तीन मात्रा रहेगा, ए ओ अर की मात्रा, और वृद्धि संधि में अय या औ की मात्रा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे दो संधि को और पढ़ते हैं। तो उस पेज में आप लोग तीन पढ़े थे, तीन संधि को पढ़े थे। पहला कौन था, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि और यन गुण संधि। ठीक है, और चौथा हमारा है यन संधि और पांचवा है अयादि संधि। ठीक है, देखिए यन संधि को हम लोग कैसे पहचानेंगे, तो देखिए इसका पहला अक्षर क्या है, या है, यानी कि यदि आधा वर्ण के बाद या आ जाए, देखिए पहला जो इसका है वर्ण है वो यह है, यानी कि आधा वर्ण के बाद यदि या र व की मात्रा आ जाए तो हमारा हो जाएगा यन संधि। सिंपल है, शुरू में इसमें भी या है और इसमें भी यहाँ पर भी या स्टार्ट हो रहा है, यानी कि यदि आधा वर्ण के बाद या र व की मात्रा आ जाए तो हमारा हो जाएगा यन संधि। जैसे देखिए अत्यंत में देखिए त है जो आधा वर्ण है, उसके बाद देखिए या आ गया, आधा वर्ण अत्यधिक में या आ गया, आधा वर्ण के बाद या की मात्रा आ गया, आधा वर्ण के बाद व की मात्रा आ गया, आधा वर्ण के बाद या की मात्रा आ गया, अत्याचार में अन्वेषण में देखिए आधा वर्ण के बाद व की मात्रा आ गया, तो ये सब हमारा क्या हो जाएगा, यन संधि हो जाएगा। ठीक है, तो यन संधि भी आप लोग पहचानना सीख गए। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या हमारा है अयादि संधि। अयादि संधि को कैसे पहचानेंगे, तो देखिए यहाँ पर अगर आप लोग गौर से देखिएगा तो अ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, तो अ, यानी कि इस संधि के शब्दों में अ शुरू में था, यानी कि अय, आय, अब तथा आब रहेगा, आब का उच्चारण होता है तो हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो अयादि संधि। सिंपल है, यहाँ पर अय आ रहा है, यानी कि अय, आय, अब या आब अगर इस सब चीज़ों का उच्चारण हो रहा है शब्द में तो हमारा अयादि संधि हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर नयन लिखा हुआ है तो देखिए इसको अगर आप लोग नयन बोलिएगा तो अय आ रहा है, नय, अय आ रहा है, नायक, इसमें देखिए आय आ रहा है, नाय, आय। ठीक है, पवन यानी कि अब आ रहा है, इसमें अब की मात्रा है, अब का उच्चारण हो रहा है, इसमें देखिए पाव यानी कि आब का उच्चारण आ रहा है, पावक। ठीक है,
देखिए चयन यानी कि आय का उच्चारण आ रहा है इसमें, श्रवण यानी श्रब अब का उच्चारण इसमें आ रहा है। उसके बाद देखिए क्या है, तो सावन यानी कि आब का उच्चारण भी इसमें हो रहा है। ठीक है, तो आप लोग जो पांचों जो होता है स्वर संधि के पांचों भेद हो गया, कौन कौन होता है, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि और अयादि संधि, यानी कि संधि आप लोग पहचानना सीख गए। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग सीख गए, तो बस और दो टॉपिक बच रहा है, हमारा समास बच रहा है और दूसरा हमारा कारक बच रहा है। ठीक है, तो उसको भी हम लोग हंसी मजाक में सीख जाएंगे। ठीक है, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले तो हम टाइम लगाकर आपके लिए एक शॉर्ट नोट्स तैयार किए हैं, और दूसरी बात है कि वीडियो को बनाने में भी बहुत मेहनत लगता है, तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सपोर्ट जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट हम समास को कैसे पहचानेंगे इसका हम लोग ट्रिक देखते हैं, और ऐसा हम आपको समास पहचानना सिखाएंगे कि आप लोग भी याद रखिएगा कि समास हम लोग रुस्तम भैया से पढ़े थे। ठीक है, चलिए तो देखिए समास पहचानने से पहले हम लोग जानेंगे कि आखिर समास का कितना भेद होता है, कितना प्रकार का होता है। तो इसका जो मुख्यतः होता है जो वो 6 भेद होता है। कौन कौन होता है, तो तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास और अव्ययी भाव समास होता है। ठीक है, जिसमें हम लोग पहला स्टार्ट करेंगे अव्ययी भाव समास से। ठीक है, इसका जो है पहला पद प्रधान होता है। आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि कौन सा समास का प्रथम पद जो है पहला पद प्रधान होता है, तो अव्ययी भाव समास का। ठीक है, और इस समास का पहला पद जो है अव्यय यानी कि उपसर्ग होता है। ठीक है, जैसे इसका हम लोग उदाहरण को देखते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका उदाहरण देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे देखिए क्या है, प्रतिदिन। देखिए प्रति क्या होता है, उपसर्ग होता है। आप लोग उपसर्ग और प्रत्यय तो आराम से पढ़े होंगे, उपसर्ग और प्रत्यय तो आप लोग आराम से पहचान जाएंगे। ठीक है, देखिए उदाहरण प्रतिदिन हो गया, प्रतिमास हो गया, यथाशक्ति हो गया, आजन्म। अगर आ लगा रहे, बे लगल रहे, प्रति लगा हुआ रहे और या यथा लगल रहे, तो यह हमारा हो जाएगा कौन सा, अव्ययी भाव समास। या एक ही शब्द को 2 बार लगातार लिखा हुआ रहे, यानी कि एक ही शब्द की पुनरावृत्ति हो, तो हमारा हो जाएगा अव्ययी भाव समास। ठीक है, जैसे रातों रात, दिनों दिन, हाथों हाथ। जैसे देखिए यहाँ पर शॉर्ट इसका ट्रिक क्या है, तो सामान्यतः इस समास के पहले आ लगा होता है, जैसे देखिए आजन्म, या प्रति लगा होता है, यथा लगा होता है, या वे लगा होता है, या इस समास में शब्दों की पुनरावृत्ति होता है, यानी कि दोबारा लिखा होता है, तो उसे हम लोग अव्ययी भाव समास सिंपल ठोक देंगे। ठीक है, तो चलिए दूसरा हम लोग सीखते हैं तत्पुरुष समास को कैसे पहचानेंगे। ठीक है, तो तत्पुरुष समास को कैसे पहचानना है, तो इस समास का उत्तर पद यानी कि दूसरा पद या अंतिम पद प्रधान होता है, और इनके बीच विभक्ति चिन्ह का जो है लोप होता है, यानी कि छुपा हुआ रहता है। कौन छुपा हुआ रहता है, तो विभक्ति चिन्ह जो है छुपा हुआ रहता है। ठीक है, चलिए तो देखिए कैसे हम लोग इसको पहचानेंगे। जैसे देखिए विद्यालय, इसका हम लोग अगर प्रसारित करेंगे तो ये हो जाएगा विद्या का आलय। जैसे देखिए का जो है हमारा वो विभक्ति चिन्ह है। ठीक है, ये देखिए इसमें छुपा हुआ था, यानी विद्यालय हमारा क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। उसके बाद देखिए राजपुत्र यानी राजा का पुत्र, इसमें देखिए विभक्ति चिन्ह क्या है, तो का है। राजकन्या यानी कि राजा की कन्या। रसोई घर यानी रसोई का घर। उसके बाद देखिए नेत्रहीन यानी नेत्र से हीन। देखिए इसमें आ रहा है ना, कारक चिन्ह आ जाए या विभक्ति चिन्ह को ही कारक चिन्ह हम लोग कहते हैं। ठीक है, धनहीन यानी धन से हीन। चिड़ी मार यानी चिड़ी को मार। ठीक है, ये सब हमारा क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास, यानी जिसमें विभक्ति चिन्ह का लोप होता है वो हमारा हो जाएगा तत्पुरुष समास, और इस समास में दूसरा पद या अंतिम पद जो है हमारा प्रधान होता है। ठीक है, तो तत्पुरुष समास भी आप लोग पहचानना सीख गए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा है द्वंद्व समास। ठीक है, तो देखिए हम लोग द्वंद्व समास को कैसे पहचानेंगे। देखिए द्वंद्व से आप लोग याद रखिएगा संबंध, क्या रखिएगा, संबंध, यानी संबंध जैसा कोई बात हो, यानी इस समास में दोनों पद प्रधान होता है, ये तो हमारा पहला पॉइंट हो गया। और दूसरा है कि इसकी शब्दों के बीच योजक चिन्ह, देखिए ऐसा होता है, योजक चिन्ह होता है। जैसे देखिए माता पिता, ठीक है, माता पिता, और योजक चिन्ह का मतलब होता है और, जिसको हम लोग बोल सकते हैं माता और पिता। देखिए ये दोनों एक संबंध जैसा है, माता और पिता का संबंध होता है, और दूसरा इन दोनों के बीच योजक चिन्ह है। योजक चिन्ह तो इसमें भी था, लेकिन इसमें दोनों एक चीज़ होता है और इसमें एक दूसरे का विपरीत होता है या संबंध जैसा होता है। ठीक है, जैसे माता पिता पाप पुण्य हो गया, भाई बहन हो गया, घर द्वार हो गया, रोटी दाल हो गया, दाल भात हो गया, ये सब हमारा क्या हो जाएगा,
तो हमारा द्वंद्व समास हो जाएगा, यानी द्वंद्व से हम लोग याद रखिएगा संबंध, ठीक है। द्वंद्व से हम लोग याद रखेंगे संबंध, ठीक है। द्वंद्व समास का मतलब संबंध जैसा कोई बोध हो या क्या हो, तो एक दूसरे का व्युत्क्रम और बीच में योजक चिन्ह हो, ठीक है। जैसे माता पिता भाई बहन और जैसे घर द्वार, ठीक है। उसके बाद देखिए इसका विग्रह करने पर जो है हमारा और आता है, जैसे देखिए माता पिता यानी कि माता और पिता, जैसे भाई बहन यानी कि भाई और बहन, योजक चिन्ह का अर्थ होता है और, ठीक है। तो द्वंद्व समास भी आप लोग पहचानना सीख गए, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट हमारा है द्विगु समास को कैसे हम लोग पहचानेंगे। तो देखिए इस समास का द्विगु का मतलब ऐसे याद रखिएगा, द्विगु का मतलब दो गो, और दो क्या होता है, संख्या होता है। तो संख्यावाचक देखिए इस समास का प्रथम पद क्या रहेगा, संख्यावाचक। द्विगु का मतलब दो गो और दो हमारा क्या होता है, तो संख्या होता है, यानी कि इस समास का प्रथम पद जो है वो संख्यावाचक होता है। जैसे देखिए त्रिलोकी, त्रिलोकी यानी त्रि का मतलब तीन होता है, पंचवटी, पंच मतलब पाँच, दोपहर यानी दो, चौराहा यानी कि चारों राहों का संहार, छमाही यहाँ छह मतलब छः होता है, तिमाही मतलब तीन होता है, त्रिभुज मतलब तीन होता है, यानी कि इसमें जो पहला पद होगा, प्रथम पद होगा, वो हमारा होगा संख्यावाचक, ठीक है। चलिए द्विगु का मतलब दो और दो हमारा था संख्या, इसलिए संख्यावाचक हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कर्मधारय समास, यानी जिस समास का पहला पद है जो विशेष होगा और दूसरा पद जो है हमारा, पहला पद विशेषण होगा और दूसरा पद विशेष होता है, ठीक है। इस समास का पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष होता है। जैसे देखिए इसका शॉर्टकट सिंपल तरीका क्या है कि इसका जब हम लोग विग्रह करेंगे तो है जो आएगा या के समान आएगा, क्या आएगा, है जो या के समान आता है, ठीक है। जैसे देखिए नवयुवक का हम लोग विग्रह करेंगे तो हम क्या बोलेंगे, नव है जो युवक, देखिए इसमें है जो आ गया, है जो आ गया ना, तो कर्मधारय समास हो जाएगा, ठीक है। पीताम्बर यानी कि पीत है जो अंबर, यानी जिसका अंबर जो है वो पीत यानी पीला, अंबर का मतलब वस्त्र होता है, ठीक है। नील कमल यानी कि कमल के कमल कैसा, तो नीला है, नील कमल, ठीक है। कमल नयन यानी कि नयन है वो कमल के समान आ रहा है, यानी के समान आ गया तो हमारा क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा, ठीक है। नयन, कमल नयन, ठीक है। उसके बाद देखिए महात्मा यानी कि महान है जो आत्मा, है जो इसमें आ गया, तो है जो किसमें आता है, कर्मधारय समास में। चंद्रमुख यानी कि चंद्र के समान मुख, के समान आ गया, यानी कि हमारा हो जाएगा कर्मधारय समास। यानी कि अगर आपको शब्द में मिल जाए है जो या के समान तो सिंपल हमारा हो जाएगा कर्मधारय समास, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे पढ़ते हैं बहुव्रीहि समास को कैसे पहचानेंगे, ठीक है। तो बहुव्रीहि पहचानने का भी सिंपल तरीका होता है कि इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है, बल्कि दो शब्द मिलकर एक विशेष अर्थ प्रकट करते हैं, यानी कि दो शब्द आपस में मिल जाता है और एक नया शब्द का निर्माण कर देता है, यानी कि विशेष उसका अर्थ ही हो जाता है, ठीक है। जैसे देखिए चंद्रशेखर यानी कि जिसके चंद्र पर हो शिखर, उसे क्या कहा जाता है, तो महादेव कहते हैं। नीलकंठ यानी कि जिसका कंठ हो कैसा, तो नीला, उसे क्या कहते हैं, शिवजी कहते हैं। दशानन यानी कि रावण को कहा जाता है, देखिए इसका अर्थ ही अलग हो जा रहा है। जैसे देखिए बिना पानी यानी कि सरस्वती जी को कहा जाता है, लंबोदर गणेश जी को कहा जाता है, ठीक है। तो देखिए इसमें प्रायः जो है देवी देवताओं का नाम होता है, इसका ट्रिक ये भी हो सकता है, ठीक है। और दूसरा क्या है, तो इसका जो अर्थ होता है वो विशेष अर्थ धारण कर लेता है, ठीक है। और देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग फंस जाते हैं, यानी कि कोई जो होता है, जैसे देखिए नीलकंठ इसमें भी आएगा और इसमें भी आ जाएगा, ठीक है। जैसे देखिए अगर हम लोग नीलकंठ का विग्रह करेंगे तो नीला है जो कंठ, है जो आ रहा है, यानी कि कर्मधारय भी हो सकता है, बहुव्रीहि समास भी हो सकता है। अगर आपके ऑप्शन में देखिए यहाँ पर एक नोट लिखा हुआ है जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, तो कुश समास कर्मधारय एवं बहुव्रीहि दोनों में आते हैं, ठीक है। अगर ऐसा सिचुएशन आपके सामने आ जाए तो अगर दोनों विकल्प हों, यानी कर्मधारय भी हो बहुव्रीहि भी हो, तो आप लोग बहुव्रीहि को ठोक दीजिएगा, ठीक है। अगर दोनों में से एक होगा तो कोई एगो को मार दीजिएगा, अगर दोनों होगा तो बहुव्रीहि को मार दीजिएगा, ठीक है। सिंपल है। तो आशा करते हैं कि आप लोग समास को भी पहचानना सीख गए। बस हमारा एक टॉपिक और बच रहा है कारक, ठीक है। और कारक को भी हम लोग हंसी मजाक में पढ़ लेते हैं, चलिए।
तो देखिए जैसे हम लोग सारे पिछले टॉपिक को पढ़ लिए बिल्कुल आसान भाषा में, उसी प्रकार से हम लोग कारक को भी पढ़ लेते हैं। देखिए सबसे पहले जो कारक जो होता है हमारा 8 कारक होता है, ठीक है, 8 भेद इसका होता है। जैसे पहला को हम लोग बोलते हैं कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक और अधिकरण कारक, उसके बाद है संबोधन कारक, ठीक है। सबसे पहले आपका प्रश्न क्या पूछेगा, ऐसे आपको प्रश्न पूछता है कि बताइए कि कर्ता का कारक चिन्ह क्या होता है, तो ने होता है, यानी कर्ता ने कर्म को करण से या द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से यानी अलग होना, संप्रदान यानी का के की, संबंध कारक है यहाँ पर। उसके बाद देखिए अधिकरण, अधिकरण में या पर आता है, ये हमारा कारक चिन्ह है, ठीक है। संबोधन में हे, अजी, अरे, अहे, ऐसा जब शब्द आएगा यानी कि विस्मयादि बोधक के साथ आएगा तो हमारा हो जाएगा, इसको हम लोग बोलते हैं विस्मयादि बोधक शब्द, ठीक है। ऐसा चिन्ह जब आएगा तो हमारा संबोधन कारक होता है, ठीक है। और इसका अर्थ क्या होता है यहाँ पर देख लीजिए, कर्ता कारक का अर्थ होता है काम करने वाला, ठीक है। और कर्म कारक का अर्थ होता है जिस पर काम का प्रभाव पड़े। उसके बाद करण कारक का अर्थ होता है जिसके द्वारा कर्ता काम करे। उसके बाद देखिए संप्रदान का अर्थ क्या होता है, जिसके लिए काम किया जाए। उसके बाद देखिए अपादान का अर्थ क्या होता है, तो जिससे अलगाव हो। उसके बाद देखिए संबंध कारक क्या होता है, तो अन्य पदों से संबंध होगा। अधिकरण कारक क्या होता है, तो क्रिया का आधार जिस पर पड़े, ठीक है। उसके बाद देखिए संबोधन कारक क्या है, तो अगर हम किसी को पुकारते हैं या बुलाते हैं तो इस प्रकार का जो कारक होता है वो हमारा संबोधन कारक होता है, ठीक है। चलिए एक एक करके सभी कारक को हम लोग पहचानने का ट्रिक देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहला देखिए हमारा है कर्ता कारक, ठीक है। कर्ता कारक का कारक चिन्ह क्या है, तो ने है। जैसे देखिए काम करने वाला को हम लोग कर्ता कारक कहते हैं। जैसे देखिए राम ने पत्र लिखा, राम जो है काम किया, क्या किया, तो पत्र लिखा, ठीक है। और देखिए इसमें ने आ रहा है तो हम लोग पहचान जाएंगे कि कर्ता कारक का ही जो है कारक चिन्ह होता है वो ने होता है, ठीक है। रामू ने आम तोड़ा, देखिए ने आ गया तो क्या हो जाएगा, कर्ता कारक, ठीक है। राम मोहन को बुलाया, इसमें क्या आ गया, राम मोहन को बुलाया, ठीक है। इसमें तो आप लोग कंफ्यूज हो जाइएगा कि भैया इसमें तो ने नहीं आ रहा है तो कैसे आप कह रहे हैं कि कर्ता कारक होगा। तो मेरे भैया देखिए इसमें ने तो नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ पर जो ने है वो छिपा हुआ है। कैसे, आप लोग इसको विस्तारित कीजिए। देखिए राम मोहन को बुलाया यानी कि राम ने मोहन को बुलाया, ठीक है। यहाँ पर ने जो है वो छुपा हुआ है, छुपा रुस्तम है, तो ये हमारा हो जाएगा कारक, कर्ता कारक का ही उदाहरण हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए कर्म कारक, कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह होता है को, यानी जिस पर काम का प्रभाव पड़े। देखिए जैसे देखिए मोहन ने चोर को पकड़ा, इसमें देखिए आप लोग कंफ्यूज हो जाइएगा कि ने आ रहा है भी को भी आ रहा है, तो कौन सा होगा, कर्ता कारक या कर्म कारक। तो देखिए पहला वाला को हम लोग नहीं लेते हैं, दूसरा वाला को लेते हैं। दूसरा देखिए को है ना, तो कर्म कारक हो जाएगा, ठीक है। कृष्ण ने कंस को मारा, को आ गया तो हमारा हो जाएगा कर्म कारक, ठीक है। उसके बाद देखिए करण कारक यानी से द्वारा, जिसके द्वारा कर्ता काम करे, यानी कि यहाँ पर एक माध्यम का आवश्यकता होता है, ठीक है। जैसे देखिए राम ने रावण को बाण से मारा, बाण जो है एक हमारा माध्यम के रूप में प्रयोग हो रहा है, ठीक है। राम ने रावण को बाण से मारा, से आ रहा है, माध्यम के रूप में हम से का प्रयोग कर रहे हैं, इसलिए हमारा हो जाएगा करण कारक, ठीक है। उसके बाद देखिए अध्यापक चौक से लिखते, से आ रहा है तो हमारा हो जाएगा करण कारक, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट हमारा है संप्रदान कारक को कैसे पहचानेंगे। अगर हमको किसी वाक्य में को मिल गया या के लिए मिल गया, इसका कारक चिन्ह होता है को या के लिए, यानी जिसके लिए काम किया जाए। जैसे देखिए माँ बच्चे के लिए मिल गया, माँ बच्चे के लिए दूध लाई, यानी कि संप्रदान कारक हो जाएगा। भूखे के लिए रोटी लाओ, के लिए आ गया यानी संप्रदान कारक हो गया। गरीब को, यहाँ पर को आ गया, और को इसमें भी आता है, लेकिन को इसमें कब आता है, तो जब हम क्या करते हैं, तो
इसमें होता है जिस पर काम का प्रभाव पड़े। जैसे देखिए मोहन ने चोर को मारा, ठीक है, तो यहाँ पर भी को आ गया, लेकिन यहाँ पर भी को आ गया। तो यहाँ पर क्या करें, तो जिसके लिए काम किया जा रहा है, यानी कि इसमें किसी दूसरे के लिए काम किया जा रहा है, यानी कि गरीब को धन दिया जा रहा है, यानी कि दूसरे के लिए काम किया जा रहा है, और इस चीज़ के लिए को का उपयोग किया जा रहा है, यानी दूसरे के लिए जब को का उपयोग होता है तो हमारा संप्रदान कारक हो जाएगा, ठीक है। जैसे ब्राह्मण को दान देना चाहिए, यानी कि ब्राह्मण के लिए यानी दूसरे के लिए ना को का प्रयोग हो रहा है, तो हमारा हो जाएगा संप्रदान कारक, ठीक है। तो आप लोग ये चारों को समझ गए। चलिए नेक्स्ट आते हैं पाँचवा। तो भाई इससे बिल्कुल इजी तो कोई हो ही नहीं सकता है, पाँचवा से इजी। पाँचवा हमारा क्या है, तो आपादान कारक किसे कहते हैं, तो इसमें अलगाव का बोध होता है, ठीक है। जैसे देखिए चिड़िया पेड़ से उड़ गई, यानी कि अलग हो गई। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, यानी कि पेड़ से पत्ता है वो अलग हो रहा है, से यहाँ पर लग रहा है से, ठीक है। से किस में लगा था, तो से देखिए इसमें भी लगा था, किस में लगा था, तो करण कारक में भी से लगा था, यानी कि यहाँ पर लेकिन माध्यम के रूप में प्रयोग हुआ था, लेकिन इसमें जो है अलगाव का बोध हो रहा है, यानी कि अलग होने के लिए से का प्रयोग किया जा रहा है। जैसे देखिए गंगा हिमालय से निकलते, यानी कि गंगा जो है हिमालय से अलग हो रही, ठीक है। उसके बाद देखिए ये तो आप लोग पहचानना सीख गए। उसके बाद देखिए संबंध कारक क्या है, तो का, की, के, ना, नी, ने या रा, री, रे मिल जाए तो हमारा हो जाएगा संबंध कारक, ठीक है। जैसे देखिए अन्य पदों से संबंध ये जोड़ता है, ठीक है। जैसे देखिए सीता राम की पत्नी है, जैसे देखिए यहाँ पर की आ गया तो हमारा संबंध दर्शा रहा है कि सीता जो है राम की पत्नी है, ठीक है। उसके बाद देखिए यह राम की बहन है, यानी कि की क्यों आ रहा है, तो यहाँ पर संबंध दर्शा रहा है कि राम की बहन है, कौन है, तो यह, ठीक है। यह राम की किताब है, यानी कि यहाँ पर किताब और राम के बीच संबंध को दर्शा रहा है कि यह राम की किताब है, ठीक। तो ये सब हमारा हो जाएगा संबंध कारक का उदाहरण, ठीक है। उसके बाद देखिए अधिकरण कारक को हम लोग कैसे पहचानेंगे, तो जहाँ पर आपको देखिए क्रिया का आधार देखिए में या पर का उपयोग होता है, वहाँ पर हम लोग उसे पहचान जाएंगे कि वो अधिकरण कारक का ही उदाहरण है। जैसे देखिए बंदर पेड़ पर यहाँ पर आ गया तो हमारा हो जाएगा अधिकरण कारक। मछली जल में तैरती है, देखिए जल में तैरती है, उसका आधार को बताया जा रहा है कि मछली जो है जल में तैरती है, तो ये हमारा हो जाएगा अधिकरण कारक, ठीक है। किताब मेज पर है, किताब कहाँ है, तो आधार बताया जा रहा है कि मेज पर आ रहा है, यानी कि अधिकरण कारक हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा है सबसे लास्ट है संबोधन कारक। संबोधन कारक देखिए संबोधन कारक का देखिए ये हमारा विस्मयादि बोधक का चिन्ह होता है, यानी ऐसा चिन्ह जब आपको मिल जाए सिंपल आप लोग पहचान जाइएगा कि ये जो हमारा है संबोधन कारक का ही उदाहरण है। जैसे देखिए किसी को पुकारने या बुलाने का अगर बात हो तो हमारा संबोधन कारक हो जाएगा। जैसे देखिए हे ईश्वर, यहाँ पर देखिए विस्मयादि बोधक चिन्ह है, हे राम अजी सुनिए, अरे भैया क्या हुआ, देखिए यहाँ पर विस्मयादि बोधक का चिन्ह है, तो जब ऐसा चिन्ह रहेगा तो आपका हो जाएगा संबोधन कारक, ठीक है। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग कारक भी पहचानना सीख गए। चलिए एक लास्ट टॉपिक बच रहा है हमारा, क्या बच रहा है, तो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो देखिए अगर आपको स्त्रीलिंग और पुल्लिंग पहचानने के लिए आ जाए क्वेश्चन, तो आप लोग कैसे पहचानिएगा, तो जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उसे हम लोग पुल्लिंग कहते हैं। जैसे देखिए लड़का बोल रहे हैं, ये हमारा पुरुष जाति के अंतर्गत आता है। भाई, शिव, हनुमान, पेड़, आदमी, राजा। आप लोग को अगर स्त्रीलिंग पुल्लिंग पहचानना है तो आप लोग वाक्य बनाकर आप लोग पहचान सकते हैं। जैसे देखिए पेड़ से हम लोग एक वाक्य बनाते हैं कि पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, ऐसे हम लोग बोलते हैं ना, तो रहे हैं, रही है नहीं बोलते, पेड़ से पत्ते गिर रही है ऐसे हम लोग नहीं बोलते, बोलते हैं पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, तो हमारा हो जाएगा पुल्लिंग, यानी कि पुरुष जैसा हम लोग बोध कर रहे हैं, ठीक है। पुरुष जाति का बोध होता है तो हमारा हो जाएगा पुल्लिंग, और जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है वो हमारा हो जाएगा स्त्रीलिंग, ठीक है। स्त्रीलिंग पुल्लिंग के लिए हम उतना ज़्यादा कोई हम यहाँ पर नियम नहीं बताएंगे आपको, ट्रिक पहचानने के लिए सिंपल है कि आप लोग वाक्य बनाइएगा और आप लोग पहचान जाइएगा, ठीक है। ठीक है, जैसे देखिए माता, हमारी माता है, हम लोग कहते हैं कि हमारे माता है, ऐसे नहीं ना बोलते हैं, यानी हमारी माता यानी कि स्त्री जाति का बोध हो रहा है तो हमारा हो जाएगा स्त्रीलिंग। जैसे माता, बहन, कुर्सी, जैसे हम लोग बोलते हैं कि कुर्सी टूट गया, ये हमारा गलत बोल रहे हैं, ठीक है। हम लोग बोलते हैं कि कुर्सी टूट गई, ठीक है, यानी कि ये हमारा हो जाएगा स्त्रीलिंग, ठीक है। और देखिए आपके जो एग्ज़ाम में है वो ऐसा क्वेश्चन आता है, कैसे आता है,
तो आपको पुल्लिंग से स्त्रीलिंग पहचानने के लिए क्वेश्चन आता है कि अभिनेता का स्त्रीलिंग शब्द क्या होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर इम्पोर्टेंट जितना भी होता है पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए वो हम यहाँ पर लिख दिए हैं। आप लोग इसको याद कर लीजिए। कैसे याद कीजिएगा, तो देखिए अभिनेता का स्त्रीलिंग होता है अभिनेत्री, कवि का होता है कवित्री, क्षत्रिय का होता है छत्रानी, गायक का होता है गायिका, विद्वान का होता है विदुषी, नेता का होता है नेत्री, साधु का होता है साध्वी, छात्र का होता है छात्रा, इंद्र का होता है इंद्रानी, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है, नर का होता है नारी, लेखक का होता है लेखिका, पहाड़ का होता है पहाड़ी, देव का होता है देवी, शिष्य का होता है शिष्या, जेठ का होता है जेठानी, और देखिए जेठ का क्या होता है जेठानी, देवर का होता है देवरानी। उसके बाद देखिए अध्यापक का होता है अध्यापिका, मोर का होता है मोरनी, बालक का होता है बालिका, श्रीमान होता है श्रीमती, भगवान का होता है भगवती, गुणवान का होता है गुणवती, नायक का होता है नायिका। ठीक है, तो देखिए जैसा कि हम आपको शुरू में बताए थे कि हम लोग क्या क्या सीखेंगे, तो वर्ण को पहचानना हम सीख गए, उच्चारण स्थान सीख गए, शब्द पहचानना सीख गए, संज्ञा पहचानना भी सीख गए, सर्वनाम भी आपको सिखा दिए, विशेषण पहचानना सिखा दिए, संधि पहचानना भी सिखा दिए, समास पहचानना भी सिखा दिए, कारक पहचानना भी सिखा दिए, और लास्ट में आपको स्त्रीलिंग पुल्लिंग भी आपको पहचानना सिखा दिए। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अगर आपको ऐसा लगा होगा कि हम आपके लिए मेहनत करके बनाए हैं तो प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि पहला बात तो है कि इस नोट्स को बनाने में भी हमको 3-4 दिन का मेहनत लगा है। और थोड़ा अगर आप लोग इस मेहनत को समझते हैं तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मेरा जो नाम है वो रुस्तम सिंह है और मेरा यूट्यूब चैनल है RS ज्ञान संग्रह। ठीक है, इसको आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। ठीक है, और इसमें देखिए कुछ कुछ टॉपिक हम एक आध ही टॉपिक छोड़ दिए, जैसे देखिए हम उपसर्ग और प्रत्यय को इसमें नहीं बताएं, तो उपसर्ग और प्रत्यय जो होता है बिल्कुल सिंपल होता है, आप लोग उसको पहचानने के लिए सीखे भी होंगे। आपको अगर कोई सर भी बताएं तो बस उसको ज़्यादा कुछ करने का ज़रूरत नहीं है, उस उपसर्ग और प्रत्यय जो होता है वो बिल्कुल सिंपल होता है। ठीक है, तो चलिए अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। और इसका अगर आपको नोट्स चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहाँ से आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से आप लोग हमें पर्सनल मैसेज कीजिएगा कि सर हमको संपूर्ण हिंदी व्याकरण का PDF चाहिए, तो हम आपको बिल्कुल फ्री में दे देंगे। ठीक है, आपके लिए फ्री में इतना मेहनत कर रहे हैं तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप लोग चैनल को सपोर्ट कीजिए। ठीक है, और हम ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो धन्यवाद, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ।